डॉक्टर कुदरत काइंडली एक दफा ना बायोप्सिस का भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पंच कब लेनी है, वेज कब लेनी है, और अदर टाइप्स। जी जी, मैं बताती हूँ वो भी। डॉक्टर कुदरत ये ना एग्जामिनर पूछ रहे थे मतलब बायोप्सिस के बारे में भी कि कौन सी टाइप है और तुम कौन सी करोगी इसमें। हम्म। मैडम वो डिस्कनेक्ट हो गया था या वो सुना गया है या नहीं? हाँ, दोबारा जहां से तक सुना। आपने अभी उसको बिल्टअप ऑफ एचबी की थी आयरन के साथ और एचवीएस स्वैब के साथ आपने मैनेज करी थी, वहां तक वो देन था। आगे मैनेजमेंट चले। मैनेज आफ्टर 7 to 14 days I will perform pap smear and further management will depend upon the पेप्समियर report of 15 to 20 डेज का नाम बोलिए। आप बोलिए वंस द डिस्चार्ज इज कंट्रोल्ड, देन आई विल टेक द स्वैब। ओके ठीक है। ठीक है, सही। Further management will depend upon the report of her pap smear. पेप्समियर शोज एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स। हाउ विल यू प्रोसीड नाउ? मैडम इसमें तो कॉल्पोस्कोपी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हम ये डायरेक्ट आप बताएं। बायोप्सी के लिए हाँ, बायोप्सी करेंगे फिर तो हम। हाँ, डायरेक्ट बायोप्सी करेंगे ना अब। हाँ अब जी। आपने जी। कॉल्पोस्कोपी करके ओ- उसमें एसिटोवाइट एरिया थोड़ी देखने हैं। कोई हाँ जी। डिस्केरियोसिस थोड़ी आया, एटिपिकल सेल आ गया ना। डिस्केरियोसिस हम्म। आता तो आपको सिन का सस्पिशन होता तो आप कॉल्पोस्कोपी करते ना। वो तो हाँ क्लियर जी। कट आपको एटिपिकल स्क्वेमस सेल कह रहे हैं। नहीं, लेकिन हमने बायोप्सी तो लेनी है ना इसकी, उसको भी बायोप्सी तो लेनी है ना, करना है ना। कॉल्पोस्कोपी नहीं ना लेनी। बायोप्सी करनी है। अब हाँ तो जी। डायरेक्ट हाँ जी। वो जो दूसरी आपकी बायोप्सीज है उसमें करें। जी Mm. बोलिए, अब क्या Then करेंगे? I will re-counsel the patient regarding the diagnosis or the report of pap smear, and I will break the bad news and I will show empathy towards my patient. Tell the patient that diagnosis of according to this report, this is a squamous cells which are atypical cells, and I will perform examination under anesthesia to stage the disease and to confirm on histopathology about the cancer of the cervix. हम्म। And for that, I will prepare कोई my प्री patient and इन्वेस्टिगेशन भी करेंगी आप? yes, yeah, yes, I will prepare my patient and I will perform magnetic resonance imaging of the pelvis and abdomen to see हम्म। the extent of the or spread of the lesion or disease. हम्म। And after that, I will prepare my patient. ओके। And then I will put my patient on the आपकी list बायोप्सी and के ऊपर स्क्वेमस सेल सीए आ गया। okay, famous cell and stay on a POA. स्टेज अभी आपकी माइक्रोस्कोपी की है ना, वन नहीं है। हाँ जी। अभी आपको नेकेड आई से तो कुछ नजर नहीं आ रहा डेप्थ था। मैडम, वो डेप्थ से 1A और 1B का पता हाँ। चलेगा था, व्हाट इज द डेप्थ। हाँ, बायोप्सी के ऊपर आप वन ए है। ओके, 1A। हम्म। 1A। अच्छा, इसमें एज ऑफ आपने पेशेंट। एचपीवी टेस्टिंग भी करवानी है अभी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मिस हुई भी थी आपकी, वो सी पॉजिटिव भी थी। तो आपने हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके पीसीआर करवाना है और उसका भी ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। ठीक है। Okay, or on the then I will tell my patient about the diagnosis and the management of the disease. This is a squamous cell carcinoma of the cervix, stage 1A, and I will tell my patient that I will do prepare for simple hysterectomy, but I will have a concern regarding her fertility as well. And if patient is willing for fertility, then I will tell the fertility sparing procedure to the patient. हम्म। तो मैडम इसी तरह करना है ना? हाँ, हाँ। आप हम्म। पेशेंट अब 28 ईयर्स पे आप हिस्ट्रेक्टमी एडवाइस करेंगी वन ए पे? ऑप्शन देंगे उसको, लेकिन हम उसको हाँ, देर आर। सिंपल उसका भी बिल्कुल। बताएंगे, ट्रेकिलेक्टोमी। हाँ आप जी। वन ए तक, अब आपने ये उसको बताना है कि जी वन ए तक हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर सकते हैं इफ शी विश फॉर द फर्टिलिटी कंजर्वेशन। 28 ईयर्स बड़ी बॉर्डर लाइन है।
ठीक है, इसके ऊपर जो है वो काउंसलिंग जो है वो बड़ी आपने ध्यान से करनी है। और जब 1A आ जाए, जहाँ पे फर्टिलिटी हम्म। स्पेयरिंग होती है, तो हम्म। उसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जबकि उसके एक जो रिलेशनशिप भी है वो भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर अगर आप उसको हम्म। हिस्टेरेक्टमी एडवाइस भी करते हैं, तो अगर आप उसको फर्टिलिटी स्पेयरिंग एडवाइस करते हैं, तो उसको आपने ज़रूर ये बताना है कि जी आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत रहेगी फिर भी। ठीक है, हम्म। अगर आप हम्म। डिजीज क्योर भी हो जाती है, तो उसमें फिर आपने कोन बायोप्सीज या कोनाइजेशन या ट्रैकिलेक्टमी, ये आपकी चॉइस होगी। हिस्ट्रेक्टमी पेशेंट की चॉइस होगी। आप 28 ईयर्स को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करेंगी 1A1 के ऊपर। ठीक है, जी। ठीक है, 1A1 तक आप इसको हम फर्टिलिटी कोन बायोप्सी या सिंपल ट्रैकिलेक्टमी, सिंपल दो ऑप्शन ट्रैकिलेक्टमी हैं। ऑफर करेंगी। ठीक है, वो कहती है ना, अगर पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब आपकी मर्जी है, तो डॉक्टर साहब की मर्जी ये है कि या तो कोनाइजेशन करें या सिंपल ट्रैकिलेक्टमी करें। ठीक है, विथ स्ट्रिक्ट जी। फॉलो अप। ठीक है, ठीक है। जी। हिस्ट्रेक्टमी की चॉइस पेशेंट खुद चूज करेगी। ठीक हम्म। है, और इसमें आप फिर जी। बाद में उसको बताएंगी कि चूंकि आपके ऑलरेडी पहले सिजेरियन हुए हैं, तो आपका होना बाद में अगर आप कंसीव भी करती हैं तो आपको वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे ये पैरा 3 थी, ठीक है, अब कुछ एग्जामिनर इसमें ये भी इस यूं भी चेंज हो जाते हैं। अ, वो ये कहते हैं कि जी CS के केसेस के अंदर जिंदगी बचाओ, 3 बच्चे उसके पास हैं, रिलेशनशिप को छोड़ो, गोली मारो, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए, तो आप इसको फर्टिलिटी की तरफ ना लेकर जाएं, आप इसकी हिस्टेरेक्टमी ऑफर करें। ठीक है, तो वो एग्जामिनर दोनों हम्म। तरफ से घूम सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने बताना है वो आपने जस्टिफाई करना है। हम्म। जी। ठीक है, जी। हम्म, Then I will बैठिए आप। जी, हाँ जी। then I will आप send the आपकी ट्रीटमेंट है यहाँ से दोबारा सिर्फ बता दीजिए, जो मैंने आपको सिनेरियो दी है, आप जो ऑफर करना चाह रही हैं उसको विद जस्टिफिकेशन मुझे बताएं। जो भी ऑफर करना है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको क्लियरली बता दी हैं। okay. I will do नीले कवर वाला रजिस्टर uh, है। जी। I will counsel the patient in empathic way about the diagnosis of stage 1 cervical squamous cell carcinoma, हम्म। and I will give option of the cone biopsy with a close follow up to my patient. And on each follow up, I will do history and examination. And during her surgery, I will be vigilant and I will be careful, as she is hepatitis C positive, and the infectious control management will be done at that time and after that I will send the sample for the histopathology, and I will keep my patient on follow up in the initial 2 years 3 monthly, and then after 2 years for the 3 years 6 monthly, and then yearly lifelong. ओके, Hmm. और उसमें बायो आपने क्या लेना होता है, अगर ट्रैकिलेक्टमी ऑफर की है तो क्या करना है, और उसमें क्या करना है, ट्रैकिलेक्टमी में क्या करेंगी। मैडम क्या मतलब? मतलब वो अगर आपने, सर्वाइकल के लिए। हम्म। तो फिर पैप्समेयर रिपीट करती रहेंगी ना उसका। फॉलो अप पर। हम्म, और फॉलोअप हाँ में जी। अगर आप हिस्ट्रेक्टमी की है तो फिर क्या करेंगी। और वॉल्ट का करेंगे फिर। हाँ, फिर वॉल्ट का स्मेयर लेंगे। ठीक है, जी। हम्म। और उसमें इसमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप है। ठीक है। जी। अच्छा, मैं अब आपको बायोप्सीज का दिखा दूं।
डॉक्टर कुरत, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इसमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करते हैं, हम्म, उसके फर्टिलिटी डिजायर्स को रखते हुए, और वो प्रीवियस 3 है, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम इसमें सर्कलाज ऑफर करेंगे पेशेंट को? बिल्कुल बिल्कुल। आप ट्रैकिलेक्टमी में ही सर्कलाज लगा देंगे, ट्रैकिलेक्टमी के साथ ही सर्कलाज लग जाएगा। और डॉक्टर ठीक है। कुरत, जो फॉलोअप करेंगे वो सिर्फ हम लोग स्मीयर पे करेंगे या फिर कोल्पोस्कोपी भी हम कर सकते हैं उसमें? वो जब आपका स्मीयर खराब आएगा तो आप कॉल्पोस्कोपी करेंगे। फॉलो अप सिर्फ स्मीयर से ही करते रहना है। ठीक है। स्मीयर पे कोई थैंक यू मैम। प्रॉब्लम आती है तो फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जुमला मैं अभी खोला हुआ था कैंसर का, तो मुझे जुमला मैंने लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा जुमला है, वो आप लोग बेशक लिख लें। अच्छा, जब आपको इस तरह का लगे हमें शक है कि ये अलामत कैंसर की हो सकती है, लेकिन हतमी फैसला हम कुछ टेस्ट करवाने के बाद करेंगे, ये लिख लें आप जुमला। ठीक है। जब काउंसलिंग करनी है ना किसी भी केस में, जो आपको सीए की सस्पिशन लगे, तो ये जुमला लिख लें आप। हम्म। अच्छा, ये नजर आ रही है आपको? 3 तरह की बायोप्सीज होती हैं वैसे ये ना, मैं ढूंढ रही हूँ सर का लेक्चर बहुत अच्छा। एक पंच बायोप्सीज होती हैं, एक्सेशनल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड होती हैं। ठीक है। और फिर कौन बायोप्सीज होती हैं। ठीक है। हाँ, ये आ गई है। ये सर ना, तनी अब सर का कौन से वाला ये लेक्चर था, उसमें ये सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है बायोप्सीज, वहीं से मैं ना। डॉक्टर कुरत, अगर वो लेक्चर आपको मिले तो काइंडली शेयर कर दें हाँ, सर वो का। पता है ग्रुप में अब होगा तो सही, क्योंकि इसी ग्रुप में ही है सारे। अच्छा, टाइप ऑफ बायोप्सीज जो होती हैं वो पंच बायोप्सीज, नीडल, लिखते जाएं, पंच बायोप्सीज, नीडल और ट्रू कट बायोप्सीज, वेज बायोप्सीज, एक्सीजनल बायोप्सी और कोन बायोप्सी। ठीक है। ये मैं वैसे उसको भी कहूंगी, इकरा हाशमी है, उसको भी बहुत अच्छी आती है, वो आपको करवा देगी पास टॉक्स में ना। अच्छा, पंच बायोप्सीज जो होती हैं वो बिल्कुल छोटा सा फोर्सेप्स की तरह एक होता है पंच बायोप्सीज, तो वो हम ले लेते हैं, वो हम कॉल्पोस्कोपी गाइडेड भी ले सकते हैं, और हम वैसे भी सस्पिशन एरियाज हमें कोई ग्रोथ के मिल रहे हो तो हम उसके ले लेते हैं। ठीक है। ट्रू कट और नीडल बायोप्सीज यूजली सर्विक्स में नहीं ली जाती, वैसे कोई ग्रोथ हो या कोई मैस हो तो उसकी ली जाती हैं। वेज बायोप्सीज भी जो होती हैं वो यूजली किसी ग्रोथ की ली जाती हैं, और उसके अंदर हम एज से लेते हैं, थोड़ी ग्रोथ का पोर्शन ले लेते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है। एक्सीजनल बायोप्सीज जो होती हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती हैं, उसके अंदर हमने 1.5 सेंटीमीटर नेकेड आई का और 8 mm का पैथोलॉजिकल मार्जिन हमने लेने होते हैं। ठीक है। तो आपकी जितनी ग्रोथ होती है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर रख के आपने एक्सरसाइज करना होता है उस ग्रोथ को। ठीक है। सो ये आपकी, इसमें आपने पूरी ग्रोथ रिमूव करनी होती है। कौन बायोप्सीज जो होती हैं, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन नजर नहीं आ रही तो आप कौन बायोप्सी ना करें। ठीक है। कौन बायोप्सी जो है वो थेराप्यूटिक भी हो सकती है और डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन मैडम कौन क्या बोला बायोप्सी आपने? के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन नजर आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन नजर नहीं आ रहा, चाहे कॉल्पोस्कोपिकली चाहे नेकेड आई से, तो आप कौन बायोप्सी ना करें। ठीक है। और एक्सीजनल बायोप्सीज जो होती हैं वो मेजर प्रोसीजर होते हैं और वो अंडर जीए होंगे। ठीक है।
कौन बायोप्सीज भी अंडर जीए होगी? सिर्फ ये 5 और ट्रू कट आप लोकल में कर सकते हैं। ठीक है। और वेज? वेज भी जीए में ही होती है। वेज सिर्फ एक्सिशनल को आधा कर देना, एक्सिशनल बायोप्सी का छोटा पीस है, वो छोटी ग्रोथ होती है, बहुत बड़ी ग्रोथ में हम वो नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। ये आपकी डिफरेंट बायोप्सीज की टाइप है। अच्छा। ये इकरा के पास भी ना बड़ी अच्छे, उसने उसने भी लास्ट टाइम करवाई थी, तो वो बड़ी अच्छी थी। मैं उससे कहूंगी वो आपको अपने नोट्स में से वो भी करवा देगी, जब सिन का केस आएगा ना कोई, तो वो करवा देगी आपको। लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं इसकी जो मैंने आपको लिखवा दी हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीए पे, स्टेजिंग पे। वो मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट भी और स्टेजिंग भी। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रही है स्टेजिंग नजर। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो मोटी मोटी आपने 1A की याद रखनी है। 1 जो है वो कन्फाइंड टू द सर्विक्स है। ठीक है। और ए जो है वो माइक्रो है, और बी जो है वो मैक्रो है। ठीक है। अब माइक्रो के अंदर 1 और 2 है। 1 के अंदर जो उसकी डेप्थ है वो लेस देन और इक्वल टू 3 mm है, और A2 के अंदर जो है वो मोर देन 3 mm और इक्वल टू और लेस देन 5 mm है। 5 mm से तो फिर वो मैक्रो हो जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी वो। ठीक है। तो ए जो है वो माइक्रो है, बी जो है वो मैक्रो है। अब मैक्रो के अंदर 1 जो है वो ग्रेटर देन 5 mm है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। और B2 के अंदर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है, बट लेस देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और 1B3 जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। और आपका जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग है वो 1A1 तक हो सकती है यहाँ पे, उसके बाद नहीं देनी। ठीक है। सो ये तो आपकी होगी ए। अब आ जाए आप 1। ठीक है, अब आपकी आ गई, ये समझ आ गई 1 स्टेज। ए माइक्रो है, बी मैक्रो है। ए आगे से लेस देन 3 mm और ग्रेटर देन 3 mm बट लेस देन 5 mm, इक्वल टू और लेस देन 5 mm। और बी जो है वो मैक्रो है, और उसमें ए जो है B1 जो है वो आपकी ग्रेटर देन 5 mm बट लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। B2, 2 से याद रखे ना। B2 जो है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है बट लेस देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। और 1B3 जो है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप आ जाए 2 पे। 2 जो होती है वो बियॉन्ड द यूट्रस जा रही है, लेकिन नॉट एक्सटेंडेड ऑन टू द लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना और पेल्विक साइड वॉल। ठीक है। यानी अपर 1/3 ऑफ वजाइना पे हो सकती है, ठीक है, लेकिन लोअर पे नहीं जाती। ठीक है। तो ए जो होती है इसके अंदर, उसके अंदर आपकी अपर वजाइना को इन्वॉल्वमेंट होती है, और बी के अंदर आपका पैरामीट्रियम इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन साइड वॉल्स में फिर भी नहीं जाती। ठीक है। और जो 2A1 है उसमें इक्वल टू और लेस देन 4 सेंटीमीटर है साइज, और A2 के अंदर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। अब 1B3 और 2A2 ये सेम हो रही हैं, देखे? ये देखें, ये इधर भी ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर आ रहा है 2A2, और 1B3 यहां भी ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है।
अब इन दो की जो आपकी वो होगी ना ट्रीटमेंट, वो हमें इकट्ठी देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है? बट प्रकृत जो वन वाली है उसमें तो सिर्फ सर्विक्स है, टू वाली में तो वजाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है। टू वाली में विजाइना इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं साइज की बात कर रही हूँ, लेकिन ठीक वो है। साथ हमें देंगे ना कि वजाइनल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी है बिल्कुल, और वो तो साइज भी विजाइनल है। इन्वॉल्वमेंट होगी ना, हम सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं, हम्म। साइज की। ठीक है, आप अभी जी सिर्फ जी। इसका साइज पे बात कर रहे हैं। वो तो टू की चेंज ही हो जानी है ना, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी साइज 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे तो विजाइनल इन्वॉल्वमेंट तो हमें भी नहीं ना पता चलेगी, वो तो हम बाद में देखेंगे एमआरआई पे, या हमें वैसे नजर आएगी। लेकिन साइज इसका भी 4 है, साइज इसका भी 4 है, तो हमें डाउट होगा कि ये 1B3 है या 2A2 है, ठीक है, साइज की वजह से। वो तो बाद में हम देखेंगे ना कि विजाइनल की इन्वॉल्वमेंट आई है तो 2A2 कर देना है, विजाइना की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो फिर हमने 1B3 कर देना है उसको, ठीक है। यानी इन दो का आपका आपस में मैच बनेगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगी कि अब इसमें क्या करें, साइज ये भी 4 सेंटीमीटर है, पर पैरा विजाइनल पे फैसला होगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आ गई? हेलो, आ गई यहां तक समझ? जी मैम। चले, अच्छा अब मैं यहां तक का ना ट्रीटमेंट पे जाती हूँ, 3 को मैं अभी छोड़ रही हूँ, 3 और 4 को, ठीक है। हम 1 और 2 की ट्रीटमेंट करते हैं। वन की क्लास है। देखें, अब आपने स्टेज 1A तक जो है फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑफर आपने करनी है, ठीक है। 1B1 तक भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें फिर हमारी शर्त होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो माइक्रोस्कोपिकली फर्टिलिटी अगर रिक्वायर्ड है तो सर्वाइकल कोनाइजेशन करनी है, along with bilateral laparoscopic pelvic lymphadenectomy if lymphovascular space is involved. Treatment is completed with cervical conization and bilateral laparoscopy extraperitoneal lymphadenectomy, ठीक है। सो कोनाइजेशन के साथ आपने लिम्फेडिनेक्टमी फिर जरूर करनी है अगर आपकी लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट है। मैं नोड्स की बात नहीं कर रही, ठीक है, नोड्स तो सी में चले जाते हैं। ये सिर्फ लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन अगर आपकी हो रही है तो आप फिर A1 में भी लिम्फेडिनेक्टमी करेंगे, ठीक है। और आजकल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज जो है वो लेप्रोस्कोपिकली बहुत अच्छी हो रही हैं। लेप्रोस्कोपी के अंदर आपको विजन जो होता है वो बड़ा अच्छा मिलता है नेकेड आई की निस्बत, ठीक है। तो इसलिए रोबोटिक्स और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में बहुत अच्छी होती हैं। और अगर वो ओल्ड एज है तो आप उसको एक्स्ट्रा फेशियल या टाइप 1 हिस्टेरेक्टमी करेंगे, ठीक है। अजान की क्लास का टाइम हो गया, अजान भाई बस क्लास का टाइम ठीक हो गया। लेकिन अगर उसमें भी अगर आपकी लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन आ जाती है तो फिर आप उसमें टाइप 2 हिस्टेरेक्टमी करेंगे ओल्ड एज में। अरूज, A1 स्टेज सुनाए क्या होती है? अरूज, A1 की स्टेज जी बता। मैडम। हाँ जी, A1 क्या होती है स्टेज? स्टेज A1 limited to cervix हम्म। and नहीं 1A1 मैडम पूछ रही हैं आप? हाँ जी। Limited to cervix and less than equal to 3 mm in the depth हम्म।
ट्रीटमेंट क्या है? 3 1 A 1 है। 1A1 का ट्रीटमेंट क्या है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्पेयरिंग? कोन बायोप्सी, हम्म। कोन कोन biopsy with the close follow-up, and if lymphovascular space and vein is there, then with the lymph node dissection, हाँ, लिम्फेडिनेक्टमी। जी कश्यप, अगर ओल्ड एज है lymphadenectomy. A1 में तो फिर क्या करेंगे? मैडम उसकी तो फिर हम एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेक्टमी कर देंगे। ओके। और अगर लिम्फोवास्कुलर क्योंकि स्पेस इन्वेजन होगी तो? यंग एज में तो हमने फर्टिलिटी पिज्जा, तो फिर हम लिम्फ नोड डायसेक्शन भी करेंगे बायलेटरल। और हिस्टेक्टमी की टाइप चेंज करके कौन सी करेंगे? रेडिकल हिस्टेक्टमी। रेडिकल टाइप 2 करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा। A2, A2 फातिमा, A2 की बताएं स्टेज क्या होती है? मैडम A2, मैडम ये मैडम इसमें ना वो 3 mm से बड़ा होगा और 5 mm से कम होगी गुड। इन्वेजन डेप्थ में। अच्छा, अब जो A2 होती है ना, उसके अंदर जो आपकी ओल्ड एज है और वो लो रिस्क होती है, तो फिर आप उसमें सिंपल हिस्ट्रेक्टमी करके, ठीक है, या ट्रैकिलेक्टमी भी ऑफर कर सकते हैं उसको, ठीक है। जी लेकिन अगर जी लिम्फोवास्कुलर मैम। स्पेस इन्वेजन है तो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी और बायलैटरल लिम्फेडिनेक्टमी करेंगे, सेम जैसे टाइप A1 में हमने ओल्ड एज का किया था, ठीक है। ठीक। जी मैडम। और अगर वो यंग पेशेंट है, ठीक है, और उसको फर्टिलिटी रिक्वायर्ड है, तो फिर हमने वही सर्वाइकल कोनाइजेशन मॉडिफाइड। विद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लिम्फेडिनेक्टमी डन। रेडी, इसमें अब हमने लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन को नहीं देख रहे यंग पेशेंट में। अब हम उसके कोनाइजेशन के साथ A2 के अंदर हम उसको जो है ना ये लिम्फेडिनेक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे तो हमने चॉइस दी थी ना कि लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन है तो करें, लेकिन यहाँ पे हमने जब फर्टिलिटी के स्पेयरिंग करनी है तो हमने लिम्फेडिनेक्टमी परफॉर्म करनी है, या दूसरी ऑप्शन हम उसको ट्रैकिलेक्टमी की दे देंगे, ठीक है। और फॉलो अप ठीक है जो मैडम। माइक्रो इन्वेसिव डिजीज का होता है, जब आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग की है तो आपने 3 मंथली करना है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, देन 6 मंथली फॉर 3 इयर्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। और आफ्टर 5 इयर्स पेशेंट कैन, अगर सारा कुछ इन 5 सालों के अंदर नॉर्मल आ रहा है तो फिर पेशेंट आपको नॉर्मल फॉलो अप पे उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी की ट्रेकिलेक्टमी होगी, वो बाद में प्रेग्नेंट होगी, तो उसको सर्कलाज ऑफर करेंगे, ठीक है। यस मैडम। सुनाए फातिमा ये वाला ट्रीटमेंट, A2 का ट्रीटमेंट सुनाए। जी मैडम। मैडम अगर पेशेंट यानी ओल्ड है तो तब तो हम उसकी वो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी करेंगे और दोनों तरफ की लिम्फ नोड भी रिमूव ये सिंपल करेंगे हिस्टेक्टमी लिम्फेडिनेक्टमी। करेंगे। मॉडिफाइड तब करेंगे जब लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन है। ठीक है मैडम। और अगर मैडम पेशेंट ना फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है और साथ ही हम देखेंगे कि उसमें कौन बायोप्सी का भी हम ऑप्शन दे सकते हैं, साथ ही हम रेडिकल टेकिलेक्टमी करेंगे और लिम्फेडिनेक्टमी भी करेंगे। फिर जब नेक्स्ट पेशेंट कंसीव करेगी तो उसमें हम सर्कलाज लगाएंगे। अगर ट्रैकिलेक्टमी इसमें होती रेडिकल है तो कोनाइजेशन में भी रेडिकल करते हैं जी मैम। वैसे, कोनाइजेशन में भी ठीक है कर मैम। सकते हैं। जी मैडम। ठीक है। यहां तक हो गया स्टेज ए? यस मैडम। चले बी पे आ जाएं। मैडम कोनाइजेशन में आपने क्या बताया है, उसके अंदर भी सर्कलाज का करते हैं? जी जी, उसमें भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, कोनाइजेशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता ठीक है आपने कितना बड़ा ठीक। लूप, कितना बड़ा उसका कोन निकाला है, ठीक है। वो तो क्लास की सबसे इंडिकेशन में भी डिफिकल्ट जो ट्रीटमेंट है ना, वो 1B का है, ठीक है। हम्म हम्म। ये जो 1B वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1B1 के अंदर
अब आपने लो रिस्क क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। सबसे पहले लो रिस्क क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर आपका ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर है, सर्वाइकल स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट लेस देन 50% है, और लिम्फ नोड सस्पिशन नहीं है इमेजिंग के ऊपर, एमआरआई के ऊपर आपको कोई लिम्फ नोड सस्पिशियस नहीं मिलता, तो इसको आप लो रिस्क क्राइटेरिया कहेंगे, ठीक है। इसमें आपने 1B1 के अंदर टाइप सी रेडिकल हिस्टेरेक्टमी ऑफर करनी है, और कुछ केसेस के अंदर आप टाइप बी भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। सर्जरी 2A1 तक, 2A1 तक सर्जरी इज द प्रेफर मोडेलिटी, ठीक है। 1B1, 1B2 और स्टेज 2A1 तक आपकी प्रेफरेबल मोडेलिटी है, ठीक है। अब pelvic limb therapy should always be considered on account of high frequency of lymph node involvement, और पेशेंट जो यंग पेशेंट फर्टिलिटी रिक्वायर्ड जिनकी हो रही है उसमें आप रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी फिर ऑफर करेंगे यहाँ पर, स्टेज 1A2 और 1B1, ठीक है। जहाँ पे आपका ट्यूमर जो है वो इक्वल टू और लेस देन 2 सेंटीमीटर है, और सर्विक्स अलोंग विद पैरामीट्रियम रिमूव फॉलोड बाय एनास्टमोसिस ऑफ यूट्रस विद द वजाइना, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आप ये याद करें। बेशक 1B1 तक कर ले, बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब आप ट्रैकिलेक्टमी जो है वो आप लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, वेजाइनली भी कर सकते हैं, एब्डोमिनली भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वेजाइनल अप्रोच इज यूज्ड यू विल सेंड लिम्फ नोड फ्रोजन सेक्शन, इफ नेगेटिव देन प्रोसीड विद द लिम्फ नोड एडिनेक्टमी। अब इसमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी आपने करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है अगर तो सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाता है फिर आप ट्रैकिलेक्टमी ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। अभी आगे चल के हम देखेंगे, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी देखेंगे, ठीक है। अब आपकी इंडिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी अलोंग विद कीमोथेरेपी इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज कहाँ तक है? 2A1 तक, ठीक है। उसमें आपने पोर्ट करनी होती है अलोंग विद कंकरेंट कीमो रेडिएशन इन गिवन इन हाई रिस्क पेशेंट एंड इन हाई रिस्क माइक्रो इन्वेसिव डिजीज। अब हाई रिस्क कौन से होंगे? जिनके पॉजिटिव सर्जिकल मार्जिन आ जाएंगे, जिनके पॉजिटिव लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, जिनकी पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ऊपर आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, मैं जब आपको कहती 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का, आपको बाद में पता चला कि जी इसकी तो पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो फिर वहां पे आप पोर्ट देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, ठीक है। पोर्ट उसको कहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब इंटरमीडिएट रिस्क कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट रिस्क को भी हम पोर्ट दे सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जिनमें ट्यूमर साइज जो है वो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होता है, लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन हो, या उनके अंदर मायोमीट्रियल इन्वेजन हुई हुई हो, ठीक है। तो ये थोड़े से इंटरमीडिएट होते हैं। हाई रिस्क तो आपके वो हो गए जिनके मार्जिन पॉजिटिव आ गए, नोड पॉजिटिव आ गए, और पैरामीट्रियल वजाइना की भी पैरामीट्रियल ऊपर से इन्वॉल्व हो गई है, तो ये सारे आपके हाई रिस्क में चले जाते हैं, ठीक है। 1B1 तक ही डिफिकल्ट डिफरेंस है, अदरवाइज इतनी डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। अब आप 1B2 देखें और 2A1 देखें। जी जी चलाएं, ये देखें, 2A1 इज लेस देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेस देन 4, साइज पे डिपेंड कर रहे हैं ना, साइज पे।
और 1B2 ये भी लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखो, ये भी लेस देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ये भी लेस देन 4 इक्वल है। ये 2A1 और 1B2, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं। तो इसमें आपने फिर क्या करना है, क्योंकि ये दो अब सेम है ना, तो इनको हमें ट्रीटमेंट में सेम देखना पड़ेगा। ये देखें, 1B2 और 2A1, ठीक है, जिसमें साइज जो है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है बट इक्वल टू लेस देन 4 सेंटीमीटर है। इसके अंदर सर्जरी और रेडियोथेरेपी कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट फैक्टर। सर्जरी के लिए फिट है तो सर्जरी कर दो, सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो रेडियोथेरेपी दे दो, ठीक है। और अगर आपने सर्जरी करनी है तो उसमें आपने टाइप सी करनी है, ठीक है, जिसमें आप यूट्रस रिमूव करेंगे, पैरामीट्रियम करेंगे, अपर वजाइना अलोंग विद पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो लेटरल कार्डिनल लिगामेंट तक डायसेक्ट करते हैं, वो टाइप सी का आगे से डिटेल है, ठीक है। अब लिम्फेडिनेक्टमी में इसमें आपने जो है रिमूवल ऑफ पैरामीट्रियल करने हैं, ऑब्चुरेटर करने हैं, एक्सटर्नल आई लीक और कॉमन आई लीक तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत अर्ली स्टेज होती है ना, उसमें सेंटिनल रोल, अर्ली स्टेज में सेंटिनल लिम्फ नोड का इतना रोल नहीं होता, लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन पे ही हम चीजें डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपकी 1B3 और 2A2, इनका साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा था। 1B3 से ऑनवर्ड है ही कंकरेंट रेडियोथेरेपी। उसमें आपने एक्सटर्नल बीम भी दे सकते हैं, आप इंट्रा कैविटी ब्रेकीथेरेपी भी कर सकते हैं उसमें। और इसको जो कीमोथेरेपी देनी है वो प्लाटिनियम बेस देनी है, ठीक है, CCRT 1B3 से ऑनवर्ड। और 2B से ऑनवर्ड तो है ही CCRT पहले, उसमें फिर आपका सर्जरी का रोल नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें आपने सिस्प्लाटिन जो होती है वो वीकली करनी होती है, और अलोंग विद एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। एक वीक में आप सिस्प्लाटिन देते हैं, अगले वीक में आप एक्सटर्नल बीम देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल मैंने वहीं से लिख ली हुई थी वैसे, कि 40 मिलीग्राम पर, ये वैसे पूछते नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जो फोर, मैडम ब्रेकी थेरेपी और एक्सटर्नल दोनों में से एक देते हैं? दोनों दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं कंबाइन करके भी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या है उसमें स्टेज। 4A में गई हुई है तो आप एक इंटरा कैविटी भी दे दें, एक्सटर्नल बीम भी दे दें उसको, ठीक है। वो भी एक वीक छोड़ के एक वीक ऐसे? हाँ, एक वीक पे आप कीमो देंगे, एक वीक पे आप रेडियो देंगे, हाँ। ठीक है। फिर जी ठीक। सो ये सारा इसका ट्रीटमेंट है। स्टेज 4 के अंदर आपका जो है वो नो रोल ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एक्सटेंडेड बीम रेडियोथेरेपी इन लोकली एडवांस कैंसर व्हेन पैरा एओटिक एंड पैरा सर्वाइकल इन्वॉल्व, then external beam radiotherapy with concurrent chemotherapy is given. Chemotherapy is cisplatin based and cisplatin is standard chemotherapy despite limited response rate. Palliative treatment performance status 0 to 2 consider for palliative chemotherapy. ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट PTP होता है, इसमें हम स्टेटस देखते हैं कि अगर 4 से ऊपर चला जाए फिर किसी भी ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बस उसमें फिर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक देते हैं कि ट्रीटमेंट दे दें ताकि उसकी पेन ठीक हो जाए, उसकी थोड़ी डिजीज प्रोग्रेशन कम हो जाए, ठीक है। तो 4B के अंदर तो फिर आपकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस ही है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे हम परफॉर्मेंस यूजली कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी नहीं देते, ठीक है। पैलिएटिव में रेडियोथेरेपी नहीं होती, कीमोथेरेपी होती है स्टेज 4B में। आई न्यू कि सर्वाइकल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
लेकिन मैंने कोशिश की है इस नोट्स, ये मैंने खुद भी इसी तरह याद किए हुए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब आप उस नोट्स में से पढ़ते हो।